राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ संदीप भाई जुड़ गए हैं। संदीप आर के सिंह जी प्रारब्ध से। संदीप भाई राम राम। सर राम राम, जय श्री राम। संदीप भाई, आप अक्सर एक बात कहा करते हैं कि ये जो राहुल गांधी है ना, ये मोहम्मद गौरी जैसा है। हम लोग इसको ये कह के खारिज करने की कोशिश करते हैं कि ये पता नहीं 90 95 या 97 98 चुनाव हार चुका है, सेंचुरी इसकी होने वाली है। तो कल मैं एक जगह बैठा था तो मेरे एक मित्र ने आपकी एक वीडियो की याद दिलाई। उन्होंने कहा, यार संदीप भाई एक बात कहा करते हैं कि ये 95 98 100 चुनाव भी हार जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये अगर एक भी जीत गया, 100 हारने के बाद अगर एक भी जीत गया तो उस दिन पृथ्वीराज की गर्दन उतार लेगा। और आपने इसी जी विषय पे बहुत आपकी बहुत चर्चित वीडियो रही है। पर इस बात का मैं आपसे जवाब लूं इससे पहले जरा मैं 1 मिनट दर्शकों का ले लूं। दर्शकों, ये पुस्तक है मेरी दद्दा की खरी खरी। ये मेरी चुनिंदा पोस्ट का संकलन है, मेरी लेखों का। इसका मूल्य है 600 रुपया और इसको आप मंगा सकते हैं। और ये जो 600 रुपया आप देंगे हमें, ये हमारे मंदिर में बन रही प्रस्तावित गौशाला और पशु चिकित्सालय में ये राशि खर्च होगी। इसके अलावा भी यदि आप इस गौशाला में सहयोग करना चाहते हैं तो आप मुझे इस क्यूआर कोड में धनराशि भेज सकते हैं और अपना एड्रेस, फोन नंबर इसी नंबर पे जो चल रहा है 7696409623, इस पे अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए, पिन कोड और फोन नंबर, जिससे पुस्तक आपको भेजी जा सके। अब हम वापस आते हैं संदीप भाई के साथ। संदीप भाई, राहुल गांधी क्या वाकई मोहम्मद गौरी है? एक बार भी अगर जीत गया तो हमारी आपकी गर्दन उतार लेगा? सर, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपकी किताब के बारे में अपना एक व्यक्तिगत अनुभव कहना चाहूंगा, जो आपके फेसबुक पोस्ट का संकलन है। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि सर से मेरी मुलाकात सर को पढ़ने के बाद ही हुई है, और इतना अच्छा लेखन था कि फिर मैंने इन्हें ढूंढा, खोजा। फिर बड़ी मुश्किल से हम लोग, ये बनारस इनका कोई प्रोग्राम था, तो मैंने कहा कि सर मैं आपसे मिलना चाहूंगा वहाँ। अद्भुत लेख हैं इनके और जीवन से भरे हुए हैं। जरूर पढ़ें। आजकल भी इनका फेसबुक पे पोस्ट चलते रहते हैं और हम लोग का भी प्रयास है कि इनके सारे पोस्ट का एक जगह संकलन किया जाएगा। अद्भुत है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है और मैं सब कुछ पढ़ने के बाद कह रहा हूँ कि शानदार लेखन है। सर, बात यही है कि राहुल गांधी को हम लोग एक राजनेता के रूप में देखते हैं, एक नेता के रूप में देखते हैं, जो कि हमारा चश्मा गलत है। यह एक श्रृंखला की कड़ी है। राहुल गांधी जिस श्रृंखला में इस्लामिक अत्याचार हुआ, आतंक हुआ भारत में, उनका जो भी उन्होंने पूरी श्रृंखला है, गोरी की, गजनी की, मोहम्मद कासिम की, इत्यादि इत्यादि, उसके बाद जो भी लोधी ओदी और ये मुगल सो कॉल्ड, जिसने भी जो अत्याचार किया भारत में, दक्षिण में किया, मोपला संहार किया, बंगाल में सिराजुद्दौला ने किया, अभी पुष्करदा बता रहे थे कि नया नाम निकला है टीटू मीर करके, उसने जिहाद फैलाया बंगाल में 200 साल पहले, पंजाब में हुआ, गुजरात में हुआ। और फिर उसके बाद इसी श्रृंखला में आप जब 47 के बाद, 47 में जिन्ना सोहरावर्दी ने अत्याचार किया, अंग्रेज आए, अपना ईसाई मिशनरी लेकर आए, गोवा में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, ईसाइयों ने किया वो बहुत, और वो इस्लाम से ज्यादा विभत्स था। केरल में किया, वास्को डगामा आया था, उसने कैलीकट में अत्याचार किया। हम लोग कहते हैं भारत खोजा, वो आया था, उसने बहुत अत्याचार किया। खैर, राहुल गांधी उसी श्रृंखला की कड़ी है सर। एक आतंकवादी और आया भारत में, जो बाहर से आया, उसका नाम है सोनिया गांधी। बाहर से ही तो आई थी भारत पे राज करने, किया ना। हम ऐसे क्यों नहीं देखते हैं? और भारत पे राज करते करते क्या किया? भारत को बर्बाद करने के सारे काम किए पॉलिसी वाइज। अभी ये मनरेगा बिल सर, का नाम चेंज। हाँ संदीप भाई, हम लोग मदर टेरेसा को भूल जाते हैं। हाँ, वो भी उसी श्रृंखला में है भाई। हिंदू नहीं दिखना चाहिए, ये तो ईसाइयत और इस्लाम का दोनों का मिला जुला प्रोजेक्ट है साहब। पहले हिंदू खत्म करो, फिर बाद में आपस में लड़ेंगे। केरल में क्या कर रहे हैं?
केरल में चर्च को अब तकलीफ हो रही है, जब इस्लाम उसके ऊपर चढ़ बैठ रहा है, उसकी जमीनें कब्जा कर रहा है, उसकी बेटियां उठा रहा है, तब दिक्कत हो रही है। वरना जब तक हिंदू मारा जा रहा था, आरएसएस के लोग मारे जा रहे थे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, चलो लगे रहो, गुड। एक प्रोफेसर का ही तो हाथ काटा था ना, ईसाई प्रोफेसर का, इस्लामिकों ने वहां पे, पीएफआई ने। खैर, राहुल गांधी उसी श्रृंखला की कड़ी है सर। उसको फंड कौन करता है और क्यों करता है? क्यों बाहरी शक्तियां, सर भारत में कोई हो सकता है फंड कर रहा हो, पर बाहरी शक्तियां उसको क्यों फंड कर रही हैं? उनको भारत से क्या लेना देना है? ये अमेरिका के सोरोस को या यूरोप के लोगों को भारत से क्या लेना देना है? पाकिस्तान क्यों बनाया? पाकिस्तान इसलिए बना कि भारत के व्यापारिक रूट्स कट जाएं, पाकिस्तान नाम की एक मुसीबत भारत के ऊपर सर पे सदैव रहे, भारत इंटरनली डिस्टर्ब रहे, और यहाँ का जो भी रिसोर्सेज है उस पर उन लोग का कब्जा होता रहे। चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स हो, यहाँ के लोग हों, पढ़े लिखे यहीं पे आईआईटी निकालें, चले जाएं अमेरिका, उनका काम करें, उनकी नौकरी बजाएं, और यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं धीरे धीरे भारत के टुकड़े करते रहे। पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया गया था। सोनिया गांधी का कार्यकाल, आप बताइए साहब, बाबा जी, अगर 2014 में सोनिया गांधी तीसरी बार आ जाती, भारत का क्या होता? हम लोग को याद है ना 2014 तक भारत का क्या स्थिति था। 100% टुकड़े हो जाते। कोविड में अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होता तो क्या होता? तो स्टालिन बोलता हम तो अलग लेके जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे बोलता हम अलग लेके जा रहे हैं, केजरीवाल कुछ और बोल रहा था, पंजाब लेके जा रहा था। तो राहुल गांधी ने भारत को दिया कौन सा मॉडल है? आज इसके जो कांग्रेस स्टेट्स में जो मान ले, मोदी जी आए, गुजरात मॉडल लेकर आए, योगी जी आए, यूपी मॉडल लेकर आए, एक विकास का मॉडल लेकर आते हैं भारत की जनता के लिए, हिंदुओं के लिए, सबके लिए। राहुल गांधी ने के 10 साल के कार्यकाल 2004 से 14 के बीच में और अभी जिन स्टेट्स में कांग्रेस रूल करती, क्या मॉडल दिया इन लोगों ने? हिंदुओं की हत्या। अशोक गहलोत था तो कन्हैया लाल की गर्दन उतारी गई और वो सारे के सारे आतंकवादी घूम रहे हैं, जमानत पे बाहर है। दिल्ली में केजरीवाल, केजरीवाल को राहुल गांधी ने प्रमोट किया है, राहुल गांधी के गैंग ने किया। वरना पंजाब में आप बताते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह अच्छी खासी पोजीशन में थे। कोई आदमी अपनी ही पार्टी के एक मुख्यमंत्री को क्यों अपदस्थ कर देगा? किसको प्रमोट किया? एक क्रिप्टो क्रिश्चियन चन्नी को किया ना, और उसके 6 महीने के कार्यकाल ने इंश्योर किया कि अब खालिस्तानियों का राज हो जाए वहां पे पंजाब में। और उसके बाद राहुल गांधी को पंजाब से कोई दिक्कत नहीं है। कभी गया जाता है पंजाब में बोलने की नहीं, यहाँ तो विपक्ष में हम हैं, पंजाब का विपक्ष तो कांग्रेस है, कभी जाता है पंजाब में? नहीं, ऐसा लगता है जैसे उसी का स्टेट है। इसका मॉडल क्या है? इनका चरित्र है ये भारत का नेता नहीं है सर, ये कोई राजनीति नहीं कर रहा है। इसको भारत बर्बाद करना इसी मिशन पर है ये। इसकी माँ भी इसी मिशन पे थी। इसकी अब ये था कि भाई उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा था गांधियों के, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी के रहने पे, तो सब निपट गए। राजीव गांधी को किसने मारा? एलटीटी ने, प्रभाकरण ने, वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन था, उसको नॉर्वे फंड करता था श्रीलंका में आग लगाने के लिए। लोग कहते हैं इस्लामिक आतंकवाद बम बना के फटता है, भाई साहब लिट्टे वाले फटते थे, और वो क्रिश्चियन आतंकवादी थे, क्रिप्टो क्रिश्चियन था प्रभाकरण, नॉर्वे फंड करता था उनको ताकि भारत का साउथ डिस्टर्ब रहे। उन्होंने निपटाया भारत के, और जब उन्होंने निपटाया राजीव गांधी को, उसके बाद सोनिया गांधी इन पावर विद इन 5 years। और क्या क्या किया सोनिया गांधी ने? मुंबई पर हमला करा के आरएसएस को बैन करने की साजिश थी ना। आप मिले हैं सर उनसे, आरवीएस मणि साहब से, जिन्होंने पूरी किताब लिखी है मिथ ऑफ हिंदू टेरर। वो तो बता रहे थे ना किस प्रकार से कांग्रेस सरकार इन्वॉल्व थी 26/11 में। धुरंधर क्या दिखा रहा है कि भारत में जो नोट, नकली नोट आ रहे थे, उसमें मंत्री और उनका बेटा इन्वॉल्व था। कौन मंत्री था ये? फाइनेंस मिनिस्टर। चिदम्बरम नहीं था तो कौन था? चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम अगर नहीं थे तो कौन थे? ये हमें बता दे कोई। टेलारू नाम की कंपनी को, भारत को बर्बाद करने के अलावा इन सालों ने किया क्या है? आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। नेहरू की पॉलिसीज क्या थी? लाइसेंस, कोटा, परमिट राज करके जो है देश का गला दबाए रखो। ना इंफ्रास्ट्रक्चर दो, ना सड़क दो, ना बिजली दो, ना ही बैंक अकाउंट खोलो, ना ही जनता को आपस में बिजनेस करने दो, ना ही उनको पैसा कमाने दो। बूंद बूंद करके तरसा टपकाते थे अपने कांग्रेसी नेताओं के माध्यम से, तब जनता के पास कुछ पैसा पहुंचता था या कुछ इकोनॉमी पहुंचती थी। जनता, उत्तर प्रदेश, बिहार की जनता परेशान है, पलायन कर रही है, मुंबई, गुजरात जा रही है, जीवन जी रही है स्लम्स में। किसकी देन थी ये? इन लोग का यही मॉडल था। और किस लिए? जब जनता गरीब रहेगी उसका कन्वर्जन आसान हो जाता है। ईसाई कन्वर्जन, बंगाल आज सबसे ज्यादा
सर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार को ये लोग बीमारू कहते थे। सबसे बड़ा बीमारू कोढ़ जो है ना वो पश्चिम बंगाल है, और आज से नहीं 47 से। कोई बोलता है पश्चिम बंगाल के बारे में? राहुल गांधी के साथ में कौन है? कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट का संजय दीक्षित जी बताते हैं, गंगाधर पेपर्स हैं, 1925 के ही उन लोग का ये पूरा प्लान है कि 17 टुकड़े में भारत को बांटना है। ये चाइना से एमओयू करता, कौन करता है सर चाइना से एमओयू? राहुल गांधी करके आया था ना। क्या एमओयू करके आए थे? कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सन 2004 में जो भारत और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट था, भारत $1 बिलियन सरप्लस था सर 2004 में। और 2014 में क्या था? $39 बिलियन ट्रेड डेफिसिट नेगेटिव, भारत और प्लस चाइना। ये किसका काल था? मैंने लोगों की फैक्ट्रियां बंद रहते हुए देखी है सर। स्टील बनाते थे स्क्रैप से, फैक्ट्री बंद हो गई। क्यों? क्योंकि कानपुर में चाइना से लोहा आ रहा है, वो सस्ता पड़ रहा है, और ये बेचारे बना रहे हैं कानपुर से 5 घंटे की दूरी पे, इनका लोहा महंगा पड़ रहा है। ये किसका काल था? सोनिया गांधी का काल था। राइट टू एजुकेशन लाके हिंदू इंस्टीट्यूट बंद करा दिए। माइनॉरिटी वक्फ को किसने मजबूत किया? ये वक्फ पूरे भारत की जमीन पे कब्जा कर ले। राहुल गांधी मॉडल है ना। 2013 में दिल्ली की प्रॉपर्टीज देके गए और उस वक्फ के खिलाफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है सर आज की डेट में, सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी की वजह से। जुडिशरी में कितने क्रिप्टो क्रिश्चियन बैठे हैं, हम लोग को हवा नहीं है। ये एनजीओ से बाहर से पैसा आता था, जिसको अमित शाह जी ने एफसीआरए के माध्यम से थोड़ा टाइट किया है, तो सबका एनजीओ बंद होने लगा। लेकिन सारे एनजीओ बाज गिरोह ये किसके काल में बाहर से पैसा पाते थे? भारत में जो है सरदार सरोवर डैम भी रुकवा रहे हैं, और दिल्ली में सारे घोटाले हो रहे हैं। जी बाबा जी। मैं आपका एक ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं जी। अभी आपको याद होगा सोनिया गांधी के काल में छोटे छोटे इंसिडेंट्स, एक झोपड़ी में चर्च, एक मेकशिफ्ट ऐसे ही चर्च का एक क्रॉस लटका दिया गया था ऊपर, उसको कुछ आदिवासियों ने तोड़ दिया। कांग्रेसी इकोसिस्टम ने ऐसे प्रचार किया कि ईसाइयों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आपको याद होगा बहुत सारी ऐसे बहुत बवाल मचता था। मोदी जी कभी के कल आने पर तुरंत हो गया था। दिल्ली में एक चर्च पे कुछ लोगों ने शीशा फोड़ दिया था पत्थर मार के, तो अरे ईसाइयों पे सिर्फ शीशा अत्याचार। टूटा था। हम्म। और सुनिए, अभी परसों क्रिसमस पे वो जो इनका वो जो क्रिसमस ट्री वगैरह बनाते हैं उस पे लटकाते हैं सेंटा क्लॉज, एक ने जो है वो सेंटा क्लॉज को 2 पटाखा मार के, और वो क्या नाम, वो उनका जो डेकोरेशन थी वो तोड़ दी। तो उस पर वो आरफा खानम शेरवानी कहती है कि मेरा सिर जो है शर्म से झुक गया। उस मुसलमान को ईसाई से प्यार कब हुआ? अच्छा एक मिनट। उस तो जब पहलवान आंदोलन हुआ तो इन्होंने पूरे देश में ये प्रचारित किया कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर वुमेन। और अभी जो सेंगर वाला कांड चल रहा है उसमें बार बार एक ही चीज प्रचारित की जा रही है कि रेपिस्ट को छोड़ा जा रहा है और इंडिया में वुमेन आर नॉट सेफ इन इंडिया। तो ये क्या नैरेटिव है? और ये जानबूझ के अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत को बदनाम करने की कांग्रेस की साजिश है। 100%, 100%। वरना अगर महिलाओं की इतनी फिक्र थी तो ये जो यूरोप में लंदन में 1 लाख महिलाएं पाकिस्तानी मुल्ले ग्रूमिंग करके छोटी बच्चियों को लेके चले गए, और ये ट्रंप का सहयोगी, ट्रंप ने बोला डेड इकोनॉमी, तो राहुल गांधी बोले डेड इकोनॉमी। वो जो एप्स्टीन फाइल्स चल रही है, एक शब्द क्यों नहीं निकलता? बहुत विदेश जाते हो, एप्स्टीन फाइल पे भी एक बार बोल दो कि ये किस प्रकार के ईसाई अंग्रेज हैं। सारे तो ईसाई हैं जो छोटे बच्चों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। स्पॉटलाइट नाम की फिल्म है। कितने चर्चों ने, कितने पादरियों ने कितनी बार माफी मांगी है बच्चों के साथ व्यभिचार करने के लिए? माफी मांगी है सर पूरी दुनिया भर में। ये चर्च करता है, इसका मुंह खुलता है कभी? इनका सिर शर्म से झुकता है? एक केस, वो भी कुलदीप सेंगर जैसा फर्जी केस। और ये भी एक बात बताऊं सर, ये भी एक्सपेरिमेंट था। निर्भया आंदोलन आप सोचिए किसके काल में हुआ था? निर्भया आंदोलन बना कैसे? केजरीवाल से जस्ट पहले का था, टेस्टिंग था सर। वो घटना बहुत विभत्स थी, कराई गई थी या की गई थी, जो भी था।
आप सोचिए उसका मॉडल बना के फिर ऐसा कानून लाया गया कि महिला आप कुछ भी बोल दे चलेगा, वो सबूत हो गया 164 का बयान है, वट एवर इट इज। आनन फानन में इन लोगों ने जल्दी जल्दी वो सब कि हाँ पानी डालो पानी डालो, कुछ कानून बनाओ, और उस कानून से हुआ क्या, अतुल सुभाष जैसे लोग आज की डेट में कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं कि भैया जुडिशरी ठीक नहीं किया सर इन लोगों ने। जो कानून बन जाता है जुडिशरी उसका मिसयूज होने देती है, खूब होने देती है। कोई कानून, आदमी गलत हो औरत गलत हो, चोर, जुडिशरी की एक बड़ा नौटंकी है कि अरे 100 बेगुनाह छूट जाए कोई बात नहीं, सॉरी हाँ 100 गुनाहगार छूट जाए कोई बात नहीं, एक बेगुनाह नहीं छूट, मतलब उसको सजा नहीं होनी, क्यों नहीं, काहे 100 गुनाहगार छोड़ रहे हो, हर गुनाहगार में बेगुनाह क्यों ढूंढ रहे हो तुम, 5 वक्त का नमाजी है छोड़ दो। ये जुडिशरी की ये हालत, ये भी सोनिया गांधी राहुल गांधी के कार्यकाल की है। कलेजियम बनाया किस कार्यकाल में, जुडिशरी ने, नरसिम्हा राव जी के काल में सोनिया गांधी की औकात थी कि जाके जुडिशरी में चेंज कर दे, कॉलेजियम असंवैधानिक है, नहीं किया। पूरा जुडिशियल तंत्र बैठ के वकील जज साहब सबका एनजीओ खुला हुआ है, सबके बाहर से पैसे आ रहे हैं, पीआईएल दाखिल हो रही है, वहां से दिल्ली से फैसला हो जा रहा है, पूरे देश को मानना पड़ रहा है, देश का कोई लेना नहीं देना नहीं, जनता को कोई पूछ नहीं रहा है, फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। क्यों, कोई एक वकील साहब बैठी हैं दिल्ली में, इंदिरा जयसिंह, वो कह रही हैं कि बच्चों की, सोचिए सर क्या घृणित, और ये कांग्रेसी मानसिकता वाले हैं सारे, कि एज जो है, सेक्स की एज, कंसेंट वाली जो रेप जिसका चार्ज लग जाता है 18 से कम करके 15 कर दिया, जब बच्चियों को मजा नहीं आ रहा है। ये घटियापन, ये कांग्रेसी मानसिकता वाली है इंदिरा जयसिंह जो केस लड़ रही है आज के समय में, और कहा जा रहा है सरकार कानून बना दे इस पे, क्या पागलपन चल रहा है। राहुल गांधी से पूछो कि बच्चों की एज कम कर देनी चाहिए, पढ़ाने लिखाना चाहिए, कि ये सब कराना चाहिए, तो मुंह नहीं खुलेगा राहुल गांधी सर। एक मौका, और मैं बता रहा हूं दूसरा कार्य, इसके इतिहास में बहुत सारे, लेनिन यूरोप में बैठा हुआ था जब उसको वामपंथियों ने रशिया भेजा कि जाओ बोल्शेविक आंदोलन को और कैप्चर कर लो, वहां पे जाके कम्युनिस्ट रूल कर दो, पहले यूरोप ने पाला उसको। ईरान का जो खोमैनी था उसको 17 साल यूरोप ने पाला, और शाह के खिलाफ में जब वहां पे वामपंथी आंदोलन हुआ, रजीम पलट दिया गया, तो उस पूरे देश को इस्लामिक बनाने का काम खोमैनी ने किया, जिसको यूरोप ने पाला। इस यूनुस, मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश को आज इस्लामिक कट्टरता का एकदम लेबोरेटरी बना के बैठा हुआ है, इसको किसने पाला, अमेरिका ने पाला। ये जो अभी आया है बीएनपी का लड़का, खालिदा जिया का लड़का, ये कहाँ था, ये लंदन में था 17 साल, ये अब आया है एंटी भारत कार्यक्रम करने, वहां पे कब्जा करने आया है। सर उदाहरणों की कमी नहीं है कि यूरोप ने ऐसे लोग पाले हैं दुनिया को डिस्टर्ब करने के लिए। राहुल गांधी उसी कड़ी का, कल को जेल होगा, भाग जाएगा, 15 साल 20 साल यूरोप में रहेगा, जब भारत में इसके अनुकूल माहौल बन जाएगा तब ये लाया जाएगा, यहाँ बिठा दिया जाएगा, इसके पास उम्र है। और ये तब पोलपोट बन जाएगा, माओ जेडोंग बन जाएगा, ये करेगा अत्याचार। हम लोग को लगता नहीं होगा, पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार देख लो, किसने बनाया, इसी नेहरू, इसी के खानदान बाप ने बनाया, नेहरू ने। कोई राहुल गांधी से पूछे कि तुम्हारे जो नाना थे नेहरू या वटेवर, जो भी नानी थी इंदिरा गांधी, दादी थी इंदिरा गांधी और उनके बाप नेहरू, इनकी नीतियों को तुम फॉलो करते हो, इनकी नीतियां लागू करोगे तुम, इकोनॉमिक पॉलिसी, कहेगा हाँ। और क्या नीतियां थी सर, 97% इनकम टैक्स, लाइसेंस कोटा परमिट राज, लाइन में लगना, एक सिलेंडर के लिए तरसना। 2013 में ही तो बैठ के सब कह रहे थे कि जनता को 9 सिलेंडर मिलना चाहिए कि 12 सिलेंडर मिलना चाहिए, कांग्रेसी नेता रेणुका चौधरी तय कर रही थी, बैठ के संसद में कुत्ता की तरह भौंवा कर रही थी। ये पूरा गैंग है, गिरोह है, इसको भारत को नोचना है सर, ये आज से नहीं नोच रहे हैं। किसी को लगता है 1947 में हमको स्वतंत्रता मिल गई, नहीं मिली है। 1947 वाज अ ब्लडी स्कैम प्लेड ऑन अस। अंग्रेजों की कंपनियां जो 47 से पहले चल रही थी, वो अंग्रेजों की कंपनियां 47 के बाद भी चल रही थी, वो आज भी चल रही। यूनिलीवर नाम की कंपनी, जिसका साबुन तेल क्रीम कंघी हम लोग यूज करते हैं, वो एक्चुअली में ब्रिटिश कंपनी है, बाद में हिंदुस्तानी यूनिलीवर हुई है। आपका जो पूरा एडवर्टाइजिंग, आपका जो ब्रांडिंग कंट्रोल करती है, 5 अमेरिकन कंपनीज कंट्रोल करती हैं भारत का पूरा ब्रांडिंग, पूरा एडवर्टाइजिंग। लोवेल इंटास इंडिया, मैकन एरिक्सन इंडिया, ऑग्लिविन मैथर इंडिया, रेडियोफ्यूजन वाईएनआर इंडिया, और एक और कोई है। ये अमेरिकन कंपनी के इंडियन ब्रांचेस हैं, ये पूरा भारत का। इनके बिजनेस से राहुल गांधी को तकलीफ नहीं, अडानी के बिजनेस से बहुत तकलीफ है। बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री बड़ी अच्छी लग रही है, महिंद्रा की क्यों नहीं अच्छी लगती तुमको, टाटा वाली क्यों नहीं अच्छी लगती? तब तो तुम्हारे बाप जो है, तुम्हारे बाप के काल में टाटा बिरला को गरियाया जाता था।
भारत में इंपोर्टेड फिएट आती थी तब कोई दिक्कत नहीं थी, हम बना लें तो दिक्कत है, हम मैन्युफैक्चरिंग कर लें, हम अपना आत्मनिर्भर हो जाए तो दिक्कत है। इसकी नानी ने पूरे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, क्यों नहीं गरीबों के बैंक अकाउंट खोले कि लोग आपस में पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकें? कभी नहीं खोलेंगे। पहली बार 96 तक फोन लगवाना, मतलब पीसीओ में आदमी घंटों घंटों वेट करता था बात करने के लिए, 98 99 तक। 2000 में अटल जी की सरकार में धीरू भाई मानी अपनी टेक्नोलॉजी लाए, गली गली में हाथ में फोन मिलने लगा। कांग्रेस कार्यकाल में क्या हो रहा था? 2 ही 3 साल का फर्क था सर, कोई ऐसा बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं आ गया था। डेटा कितना महंगा था ये सोनिया गांधी के कार्यकाल में? महंगा इसलिए रखना है ताकि आम जनता के हाथ में न जाए, आम जनता आपस में इंटरेक्शन न कर सके, हम और आप जैसे वीडियो न कर सके। आज के समय में डेटा देखिए, गली गली में, गांव गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिखरा हुआ है। यूपीआई से क्या हो रहा है? यूपीआई से पैसे का ट्रांजैक्शन कोई भी देश में कोई भी इंसान आपस में एक दूसरे के साथ कर सकता है। जीएसटी से क्या हुआ, जिसको ये गाली देता है राहुल गांधी? भारत में कोई भी आदमी किसी भी भारत के दूसरे हिस्से में बैठ के व्यापार कर सकता है डायरेक्ट, उसको सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं। सरकार जीएसटी की मॉनिटरिंग कर रही है अलग से। पहले सेल्स टैक्स कितना में आफत आ जाती थी, हम लोग तो ट्रेडिंग करते हैं, हमें पता था। अपने सेल्स टैक्स ऑफिस जाओ, फॉर्म 38 लाओ, साइन कराओ, फिर उसको कंपनी को भेजो, वहां से सामान आता था, साथ में फॉर्म 38 आना चाहिए, बीच में चेकिंग चल रही है, फिर 38 जमा कर, क्या पागलपन था सर। ये सब इन लोगों ने कंट्रोल करके रखा है। और ये कंट्रोल क्यों? ताकि जनता वीक रहे, कमजोर रहे, पैसा ना कमा पाए। गरीब रहेगी, कमजोर रहेगी तो उसके अंदर की गंदगी, उसके अंदर के कमीने लोग ही फिर नेता बनेंगे। मुख्तार मुख्तार माफिया जैसे ही लोग फिर जनता को नियंत्रित करेंगे और पूरे इलाके को जिस तरीके से मैनिपुलेट करना होगा करेंगे। और इसी के कार्यकाल में चिकन नेक बनने का पूरा तरीका हो गया। पीएफआई एसडीपीआई से ही की मदद से केरल से जीतता है ये राहुल गांधी, वही पीएफआई जिसको भारत को इस्लामिक बनाना है 2047 तक। ये उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव है। हमको हमको लगता है ये नेता है, नहीं है। और ये निश्चिंत इसलिए है, इसकी इसकी डेस्परेशन बस ये सर, इसको इसकी सारी हरकतें हैं कि देश में इस समय आग लग जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पीछे वाले बेचैन है, कह रहे 4 साल मोदी को और मिल गया ना शांति वाला, तो हमारा दुनिया में जो है ना, हमारी जो हेजेमनी है खत्म कर देगा। और डॉलर की पावर वैसे ही कम हो रही है, और इनका ये आखिरी हथियार है डॉलर। जैसे रावण की नाभि का अमृत था ना, जो उसको जिंदा रखता था। अमेरिका लंका नहीं है तो क्या है? सोने की है, बहुत रईस है, लेकिन सारा व्यभिचार वहां होता है, सारे असुर वहां पलते हैं बढ़ते हैं। और उनकी नाभि का अमृत डॉलर है, उसकी पावर खत्म हो रही है, इसीलिए डेस्परेशन है। और इनको ये पता है सर। और एक बात आखिरी बताऊं, राहुल गांधी को जीतने के लिए, पीएम बनने के लिए मात्र 130 से 150 सीट चाहिए। भाजपा की तरह बहुमत नहीं चाहिए। उसको जीतने के लिए सिर्फ 140 150 सीट मिल जाएगी, पीएम बन जाएगा। और लोग कहते हैं 2024 में खुश क्यों था? वो ऑलमोस्ट बन जाता। जो हम लोग का आपस में जातिवादी चल रहा है ना, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ही ऑलमोस्ट वन। और अभी भी धागे से ही टंगी हुई है भाजपा सरकार केंद्र की। उनसे पूछे बहुमत लाने में उनकी कितनी छींकें आ रही हैं। सो दिस इज द केस सर, ही डजंट रिप्रेजेंट एनी पब्लिक। अमेठी रायबरेली में क्या किया उसने? कौन सा विकास का मॉडल दिया था उसके पूरे खानदान ने? ही डजंट रिप्रेजेंट पब्लिक, उसको पब्लिक से मतलब ही नहीं है उसको। और मैं एक बात बताऊं सर, आखिरी चीज, चाइना से एमओयू क्यों किया था? क्योंकि चाइना का जो मॉडल है रूल का, वो लागू करना था भारत में, कि चुनाव उनाव की झंझट खत्म, जैसे कम्युनिस्ट रूल करते हैं ना चाइना में, वो मॉडल इसको लागू करना था। वही पसंद आता है, इसलिए एमओयू हुआ था। तो होगा वही, ये हम लोग उसके साथ लोकतंत्र लोकतंत्र खेल रहे हैं, उसको कोई इच्छा नहीं है लोकतंत्र खेलने की आपके साथ। द डे ही बिकम्स द पीएम, आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी भूल जाइए। अभी से धमकी दे रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को, अभी से धमकी दे रहे हैं कि जिस दिन आएंगे निपटा देंगे सबको। ये उसकी बहन दोनों दे रहे हैं, हम हल्के में ले रहे हैं कि अच्छा आ रहा है जा रहा है, बेवकूफानी वाली बातें कर रहा है। जो बाहरी एजेंसीज हैं उनको ऐसी बेवकूफ चाहिए इन पावर, एंड दे विल मेक श्योर, एंड दे आर मेकिंग श्योर, दे हैव ऑल द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ दिल्ली मीडिया पूरी पूरी इनके हाथ में, कोई गोदी मीडिया नहीं है सर, कांग्रेस की ही आज भी ही वो मीडिया है।
बस वो आज के डिस्पेंसेशन को इग्नोर नहीं कर सकती, वरना बहुत कुछ इन लोग का, राहुल गांधी का दबा के बैठी हुई है, कुछ बोलती नहीं है, इन लोग को बचा के ही चलती कांग्रेसियों को। पंजाब की बात आपने कभी सुनी दिल्ली मीडिया के मुंह से कि पंजाब में क्या नंगा नाच चल रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? कोई किसी दिल्ली मीडिया ने आज तक ममता बनर्जी और ये भगवंत मान से इस्तीफा मांगा, जैसे ये लोग योगी जी से मांगने लगते हैं लगातार छोटी छोटी बातों पर? जो सिंगर जैसा केस क्या पंजाब में नहीं है सर? आप बताएं, सिंगर जैसे केस क्या पंजाब में नहीं होंगे या पश्चिम बंगाल में नहीं है? ये दिल्ली मीडिया पूरी तरह इसी की पैदाइश है सर, राहुल गांधी के इमरजेंसी इंडिया टुडे ग्रुप जो लल्लन टॉप बैठ के एक नया जाकिर नायक पैदा कर रहा है। ये अरुण पुरी किसकी पैदाइश है, किस समय की पैदाइश है? इमरजेंसी 1975, दिसंबर 1975 इमरजेंसी लग चुकी थी, सारे पेपर्स बंद थे, बिजली काट दी गई थी, उसमें इंडिया टुडे का जन्म होता है। तो संदीप भाई, आपने एक बड़ी बड़ी रिमार्केबल बात कही है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीट नहीं चाहिए, सिर्फ 140 पर्याप्त है। यस। और हम लोग 2004 में सोनिया ऑलमोस्ट बन जाती पीएम। सोनिया पे तो चलो उसके इटली वाला कानून लागू होता है। कितनी सीट थी सर? 154 सीट ही तो थी, उसी पे तो मनमोहन को बना दिया था पीएम। जी। तो इसका मतलब वो सत्ता से सिर्फ 40 सीट दूर है। बिल्कुल 100 तो है उनकी ऑलरेडी। 100 है। हमारी जनता को समझ में नहीं आता, हमारी जनता को चुनाव के टाइम लगता है अरे बनारस में बिजनेस में मजा नहीं आ रहा है तो मोदी जी का वोट कम कर दो, अरे कर्नाटक में गड्ढा दिख रहा है रोड में, हटा दो भाजपा को। ये नहीं देखते पीछे कौन खड़ा है, इस्लामिक आ रहे हैं। फंडे क्लियर नहीं सर। और एक बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, जी। निषाद समाज ने बनारस में 65,000 वोट कट गया मोदी का, 65,000 वोट, जबकि निषाद समाज की आमदनी मोदी के आने के बाद बनारस में 100 गुना बढ़ गई है, प्रयागराज और वाराणसी में। प्रयागराज में तो 1,000 गुना ज्यादा बढ़ गई। निषाद सर अगले करोड़पति कुंभ है। तक कमा लिए हैं प्रयागराज वाले, अगले कुंभ तक कमा लिए हैं सर करोड़पति हो गए, एक एक नाव वाला। इसके बावजूद मोदी से नाराज थे। और इसी कांग्रेस के राज में, इसी सपा के राज में सर गंगा नदी में इस पार से उस पार मैं 10 रुपए में गया हूं। सर गरीबी देखी है सर इन निषादों की उसके काल में। अरे प्रयागराज से ही तो देखिए, आता था पूरा खानदान, हाँ, पूरा खानदान प्रयागराज से ही तो आता है। क्यों नहीं मल्लाहों का भला कर दिए? नदी पर पुल नहीं था सर, एक पुल था जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, और नेहरू ने अपने पूरे काल में गंगा जी पर दूसरा पुल नहीं बनवाया। दूसरा पुल 70s 80s में बना है। जो तो शहर 3 तरफ से दर्शकों, नदियों से घिरा है सर, उस पे एक पुल था, एक गंगा जी पे एक पुल था, वो संदीप भी भाई, अंग्रेजों ने बनाया था। जी सर। आज की चर्चा को कंक्लूड करेंगे, पर मैं दर्शकों को सिर्फ आपकी एक ही बात याद दिलाना चाहूंगा कि आपके गर्दन पे एक तलवार लटकी हुई है राहुल गांधी नाम की, और उसको प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ 40 सीट और चाहिए। मतलब हर राज्य में अगर सिर्फ 4-4 सीट और पाएगा ना, मात्र 4 सीट, तो आपका हाल पृथ्वीराज चौहान वाला बना देगा और खुद मोहम्मद गोरी बन जाएगा। पूरा भारत 1000 साल झेला है सर एक आदमी की गलती से, कि सिर्फ हमने समय रहते गोरी की गर्दन नहीं काटी थी। एक दिन में निपटा दिया गया होता ना, तो भारत को 1000 साल झेलना नहीं पड़ता। और हम भी लोग जो संदीप भाई, सॉफ्ट हैंडलिंग कर रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू गो वेल फॉर अस। ही जस्ट नीड्स वन मोमेंट, उसके बाद सदियों सदियों भारत झेलेगा फिर से। आज की चर्चा गिद्ध को यही मंडरा रहे समाप्त। हैं सर भारत पर, गिद्ध मंडरा रहे हैं। जी। जय श्री राम, हर हर महादेव।